जब प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है, चारों ओर फूल खिले होते हैं, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से उपवन महक रहे होते हैं, तो खुशी, हर्षोल्लास और उमंग हर तरफ आनंद छाया रहता है। उसी वक्त नव संवत्सर का शुभारंभ होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं नव संवत्सर यानी हिंदू नववर्ष के शुभारंभ पर हमारा खास कार्यक्रम। नव संवत्सर का हमारे जीवन में क्या है महत्व? आज ही के दिन से शक्ति की आराधना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होती है। ऐसे में मां की कैसे करें आराधना, क्या है पूजा विधि और विधान, और नववर्ष राष्ट्र और विश्व के साथ ही किन राशि वालों को देने वाले हैं शुभ परिणाम, इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर ज्योतिर्विद अशोक वासुदेव जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, नमस्कार। हिंदू नव संवत्सर प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का भी प्रारंभ होता है। हिंदू धर्म विक्रम संवत कैलेंडर का ही अनुसरण करता है। चैत्र प्रतिपदा तिथि हिंदू सनातन धर्म के लिए विशेष महत्व रखती है। वैदिक काल से ही इस तिथि का खास महत्व रहा है। ऐसे में अशोक जी से हम जानेंगे कि आखिर विक्रम संवत यानी कि नव संवत्सर का क्या महत्व होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि नया कुछ नहीं है, ये सबसे पुराना है, पुरातन है। 2024 चल रहा है और ये हमारा विक्रमी संवत 2081 हो गया। और इसमें जो भारतवर्ष ने हिंदू जो कैलेंडर को चुना, वो शक संवत को, साका ईरा को चुना। जो साकाज थे उनके हिसाब से हिंदू धर्म को चुना था। आप कभी भी गवर्नमेंट का गजट देखेंगे तो उसमें डेट आती है आपकी ग्रेगोरियन कैलेंडर की आती है। जैसे ये आपका आज 9 अप्रैल है, 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल 2024, और उसके बाद में तिथि लिखी जाए चैत्र मास अमावस तिथि, चतुर्दशी के बाद अमावस तिथि है ये, और उसका संवत है 2081। नॉर्थ इंडिया में हमारे सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है, जो पंचांग प्रचलित है, पंचांग बोलते हैं जिसके 5 अंग हैं। 5 अंग उसके क्या है? आपकी तिथि है, करण है, वार है और नक्षत्र है, योग हैं। ये 5 अंगों से हमारा ये पंचांग बनता है। और एक महीने में वैसे ही 30 दिन होते हैं। और हमारा जो पंचांग है वो मून बेस्ड होता है, चंद्रमा से बेस्ड होता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सन बेस्ड होता है। 366 पॉइंट समथिंग दिन होते हैं एक साल के अंदर। लेकिन हमारा जो महीना है, जो हमारा चलता है, वो चंद्रमास के हिसाब से चलता है। 29 दिन, 29.5 दिन या 30 दिन। लेकिन हमने जो चूज किया ये विक्रमी संवत, जो हम पंचांग बनाते हैं, ये ना लूनर है ना सोलर है, ये लूनी सोलर ईयर होता है। इसमें हम 4 वर्ष में एक बार इसको करेक्शंस करते हैं। जो 20 दिन बाकी बच जाते हैं, 5 दिन बाकी बचते हैं, उनकी करेक्शंस करते हैं हम लोग। तो ये ज़्यादा वैज्ञानिक है, ज़्यादा साइंटिफिक है। और इसी वजह से हम लोग आज से हजारों साल बाद और हजारों साल पीछे कब ग्रहण लगा और कब ग्रहण लगेगा, या कौन सी तिथि कहाँ होगी, चंद्रमा की स्थिति कौन सी होगी, चंद्र कौन सी राशि में या ग्रह कौन सी राशि में जाएंगे, ये आज से हम 1000 वर्ष के बाद भी, या उससे भी ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, अपने इस पंचांग की गणनाओं से हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अशोक जी, बहुत विस्तार से समझाइए कि क्या इसकी महत्ता है, क्या इसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। इसी से शुरुआत करें। देखिए, हमारा जो नया वर्ष आरंभ होता है, हमारे जैसे आपके 12 महीने ग्रेगोरियन कैलेंडर के जनवरी से दिसंबर तक होते हैं, ऐसे हमारे चैत्र मास से वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सारे इसी तरह से मास चलते हैं। चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष होता है, 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, काला रहता है, ओके, और एक शुक्ल पक्ष है, यानी कि उसके बाद में आपके पूर्णिमा आएगी। जैसे आज अमावस है, आज पूरा जिसको बोलते हैं काली रात है। उसके बाद में जो प्रतिपदा प्रथम तिथि होगी चैत्र मास की, उस दिन हमारा नया वर्ष आरंभ होता है, ये विक्रमी संवत का। और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। इसको एक त्यौहार की तरह माना जाता है, पूजा की तरह माना जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे सारे ग्रहों की स्थिति देख करके हम पूरे वर्ष का प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दृष्टि से, हर चीज़ से, बारिश कब होगी, मौसम कैसा रहेगा, राजनेता कैसे बिहेव करेंगे,
सत्ता पक्ष कैसा रहेगा, कोई फॉरेन कंट्री का कोई आदमी हमारे ऊपर अटैक तो नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें इस वर्ष से ज्योतिष आचार्य जो थे वो राजा को बताते थे। महाराज विक्रमादित्य जो है 68 AD में हुए, ये 2024 चल रहा है, इसमें 68 साल माइनस करिए तो वहाँ से 2081 बनता है। वहाँ से हम लोग डेटा उठाते हैं अपने ग्रहों का, चंद्रमा से लेकर के, चंद्रमा तो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर देता है। तो जैसे शनि है सबसे ज़्यादा 29.5 वर्ष में एक चक्कर काटता है धरती का। ओके, तो इसी तरह से सारे ग्रहों की जो एक वर्ष की स्थिति होती है, आप इसको वर्ष फल लगा लीजिए, उस पूरे वर्ष फल में वर्ष भर में हमारा क्या क्या चीज़ रहेगी, कैसे बिहेव होगा, कैसे ग्रह बिहेव करेंगे, कैसे, और हमको क्या करना है। एक आपको बहुत लिटरल मीनिंग बता देता हूँ। हम लोग जब गांव में थे तो वहाँ पर लोग किसान आता था कि पंडित जी देखना जरा बारिश कब है, बीज अगेता है कि पछेता है, पहले ही बोले बारिश पहले ही हो रही है क्या, या कोई 15-20 दिन बारिश लेट होगी तो पछेती कर लेंगे ताकि बीज का नुकसान नहीं हो। ये एक एडवांटेज बता रहा हूँ आपको इस चीज़ का। ओके, ये बाकी किसी भी दुनिया के कैलेंडर में, चाहे कोई कैलेंडर ले लीजिए आप, इसमें हिजरी कैलेंडर भी आता है, ज्यूस का आता है, माया कैलेंडर आता है, हमारे साका ईरा के कैलेंडर आते हैं। साका भी भारतीय है क्योंकि शक संवत जो है वो साउथ इंडिया के कैलेंडर्स में से आता था, जो भारतवर्ष ने अडॉप्ट किया इसमें। अब विक्रमादित्य जी का जो विक्रमी संवत का जो कैलेंडर है, क्योंकि 2081 से पहले का हमारे पास, अगर आप कहें तो जियोलॉजिकल सर्वे में या बाकी सर्वेज में बहुत सारी चीज़ें थी जो उथल पुथल हुई है, यानी कि एवोल्यूशन ऑफ अर्थ हुआ है, अवेलेबल नहीं है चीज़ें, लेकिन वहाँ के बाद में अवेलेबल है, और उसके बाद में ही सृष्टि का निर्माण दोबारा से हुआ है। ये 2081 जो हम मानते हैं जहाँ से शुरुआत हुई है, वहाँ से हम पूरी धरती का जो उसकी प्रेडिक्शंस है, या कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो सब उसका ज्ञात करते हैं। और हर संवत का जो संवत जो हम मानते हैं, संवत जो है, इसका जो योगादि योग है, अब देखिए कितना लंबा महत्व है इसका, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। 4,20,000 साल का कलयुग है ये, जो हम कलयुग में, कलिकाल कलयुग में जी रहे हैं, और इसमें से 5,116 साल कलयुग के बीत चुके, और कृष्ण जी हुए थे द्वापर में। इसका मतलब कृष्ण जी को हुए 5,116 वर्ष हो चुके। 3,000 वर्ष पीछे जाएंगे तो महात्मा बुद्ध हैं, तो उससे पीछे जाएंगे तो 2000। अभी इसके ऊपर शोध बाकी है कि वहाँ कृष्ण जी का जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है, जो उनका कुंडली हमारे पास है, क्या वो 5,116 वर्ष में बच्चा पैदा हुआ तो उसमें कुंडली मिलती है कि नहीं मिलती, ये इसके चीज जी। अशोक वासुदेव जी, एक और चीज आपसे समझना चाहिए ज्योतिष के हिसाब से, अगर हम इसे समझे, क्योंकि आपने अभी कहा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है मामला, चीजें बदल रही हैं, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें जो हमेशा स्थिर रहती है, जैसे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, और जिनसे हम हमेशा जुड़े हुए हैं, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अगर इस चीज को देखें तो कैसे समझा जा सकता है? अब देखिए, मैं अब आपको इसी संवत के हिसाब से आपको बतला देता हूँ कैसे। बड़ा आसान सा है समझना। आज ये जो संवत बदल रहा है, ये आज रात को बदल रहा है, तो यानी कि मंगलवार को बदलेगा। आज हम सोमवार में बैठे हैं, तो मंगलवार क्रूरवार है। दूसरी बात, इस वर्ष का राजा मंगल है और शनि इसका मंत्री है। मंगल और शनि जब दोनों आते हैं, अगर मंत्री हो गया और मंगल राजा हो गया और शनि मंत्री हो गया, तो दोनों का नॉमेनक्लेचर क्या है? मंगल देवताओं का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, शनि राक्षसों का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। अब दोनों के दोनों विरोधाभासी हैं, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। यानी कि दो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर आपस में आमने सामने बैठेंगे तो तलवार पर हाथ रहेगा। ये बात को आप समझ लीजिए। दूसरी बात, मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह हैं, लेकिन उसके बाद हमारे ग्रह जो 9 ग्रह हम मानते हैं, राहु केतु तो 2 छाया ग्रह हैं, बाकी 7 ग्रह हैं। अब 7 क्रूर ग्रह है, 7 ग्रह क्रूर अवस्था में, और दशमेश बोलते हैं इसको। 7 क्रूर हैं और 3 देव हैं। अब 3 देव हैं, 7 क्रूर हैं, तो इसका मतलब राक्षसों का बोलबाला इस वर्ष में रहेगा, क्रूर व्यक्तियों का रहेगा। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और जलजला, भूकंप, बारिश, इरेटिक बारिश होना, बिना मौसम के बरसात होना, या समुद्र के अंदर तूफान आना, सुनामी आना, ये सारी चीज़ें मैं इस वर्ष में देख रहा हूँ, क्योंकि मंगल और शनि के योग के होने से
और 7 क्रूर ग्रहों का योग होने से ये इस तरह की स्थितियां बनती हैं। अब मैं इसको लूँ तो रेवती नक्षत्र यानी कि बुध का नक्षत्र है, फिर भी देवग्रह है, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन जो है वो नेचर की कुदरत की तरफ से ऐसा होगा कि जिसको बोलते हैं करेक्शंस शुरू हो जाएंगे। बैड हैज टू गो एंड गुड हैज टू कम। गलत आदमी मरेगा, सही आदमी उठेगा। ये इस संवत्सर का मैं अपनी इंटरप्रिटेशन मानता हूँ, क्योंकि जिस समय चाहे वो राम रावण का युद्ध हुआ, चाहे कृष्ण और कंस का युग हुआ, या फिर महाभारत की लड़ाई हुई, या फिर जलजला आकर के ये कलयुग का परिवर्तन हुआ, कलयुग आया, तो जब जिस समय परिवर्तन आता है तो उस समय गलत जाकर के एक नए युग का प्रारंभ होता है। ऐसा कई शास्त्रों में इसका वर्णन दिया गया है, और ये मैं कालयुग जो संवत मानता हूँ कि ये युग का परिवर्तन है। और इसके बारे में जब आप मेरे से बाद में पूछेंगे कि कैसा रहेगा भारतवर्ष, कैसा रहेगा विश्व, उसके बीच में मैं इन चीज़ों को इंटरप्रेट कर दूंगा। लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि इस दिन ये जो नया संवत चला है, देखिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण इसी दिन शुरू किया था। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नया संवत शुरू हुआ था। भगवान राम ने बाली का वध इसी दिन किया था। परशुराम का जन्मदिन भी माना जाता है दशावतार में से। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये इसी समय पे कुछ शुभ मुहूर्त पे होती हैं। और दूसरी बात, जो सांसारिक चीजें हैं वो इन दिनों में की जा सकती है, जैसे ब्याह शादी होती है, कुछ मुंडन संस्कार, बाकी चीजें होती हैं। और सूर्य जो है ये उच्चस्थ अवस्था में चला जाता है। मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च का होता है, और सूर्य ऊर्जा देता है, सारे ग्रहों को ऊर्जा वो देता है, हमारे शरीर को भी ऊर्जा वही देता है। इस ब्रह्मांड को बनाने के अंदर ही सूर्य का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो सूर्य का बलवान होना भी अति आवश्यक है। तो इस चैत्र मास में के बाद सूर्य भी बलवान होना शुरू हो जाता है। जी अशोक वासुदेव जी, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी। मैंने थोड़ी सी स्टडी भी की है और ये सवाल मेरे जहन में है, और मैं ये मानती हूँ कि शायद मेरे सवाल से हमारे दर्शकों को भी थोड़ी सी मदद ज़रूर पहुँचेगी। ये माना जा रहा है कि इस साल ना 30 साल के बाद जो है राजयोग से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, तो क्या इसके कोई मायने हैं? जी, बहुत बड़ा मायने है। ये आपने अच्छा प्रश्न किया, मेरे से छूट गया ये। देखिए, जब भी कभी इस तरह का परिवर्तन होता है तो उस समय हमारे योग होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, अमृत योग होता है, गुरु पुष्य योग होते हैं, ऐसे कई तरह के योग होते हैं। आज भी अगर मैं देखूंगा तो जो योग बने हुए 3 ग्रहों में, 3 घरों में, 3 हाउस, 12 घर होते हैं कुंडली के, उसमें से 3 घरों में सारे के सारे ग्रह बैठे हैं। ये अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है उन्हीं चीज़ों के ऊपर। और दूसरी बात है कि चंद्रमा और शुक्र का योग है, शनि और गुरु का आपस में योग है, और जो इस समय जो लगन उदय है वो धनु लगन उदय हुआ है, और उसका स्वामी भी गुरु है, और गुरु महाराज जो है वो बुध के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो उसको अपना पुत्र ही मानते हैं, बुध को भी। तो इसी तरह से ये जो योग है इसको राजयोग कारक ही बोला जाता है। शनि मंगल का योग हालांकि राजयोग कारक नहीं होता, लेकिन मैंने आजकल के युग में देखा है जितनी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण मित्तल जी हैं, चाहे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उन सबके शनि मंगल इकट्ठे बैठे, तभी वो शनि मंगल के योग से वो इंडस्ट्रीज जो है वो चलती हैं। तो मेरे को लगता है कि ये भी मेरे को शुभता की तरफ को व्यापार दिखाई दे रहा है कि नई इंडस्ट्रीज लगेंगी, नए तरह की चीज़ें आएंगी भारतवर्ष के अंदर। जी ठीक है। अब क्योंकि नववर्ष की तो हमने बात कर ली, समझा भी है कि आखिर जिस विक्रम संवत या नव संवत्सर की हम बात कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं, और हमारे हिंदू धर्म के अगर हिसाब से हम देखें तो वो कितना प्रभाव डालते हैं, तमाम चीज़ें हमने समझी हैं। लेकिन अब सबके जहन में एक ये भी होता है कि हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, जो कहीं ना कहीं हमारी राशियों से जुड़ के आता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारी राशिफल के हिसाब से चीज़ें कैसी होने वाली है, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो अब अगर राशियों की हम बात करें, उस हिसाब से अगर नव संवत्सर का प्रभाव इस पर रहता है तो कैसे रहता है, क्या मायने इसके हैं, अगर उस लिहाज से आप थोड़ा हमारे दर्शकों को समझा पाएं। सबसे पहले तो एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है ज्योतिष विज्ञान के अंदर, कि जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो उस ब्रह्मांड के अंदर एक व्यक्ति, एक मैं, एक इंडिविजुअल कहाँ आता है। वो एक बिंदु का भी 10 लाखवां पार्ट भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इन ग्रहों का एक इंडिविजुअल आदमी पे नहीं होगा, लेकिन फिर भी होगा, क्योंकि वो भी पैदा हुआ है, उसका भी जन्म हुआ है, उसकी भी कुंडली बनी है,
तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो उसमें होगा, और एक व्यक्ति में थोड़ा बहुत प्रभाव ही बहुत होता है। अब जैसे मैं मेष राशि के बारे में बोलूँ, पहली राशि है ये। अब इसके 12वें भाव के अंदर ये योग बना आज का मेष राशि में, और इसका स्वामी मंगल है, और मंगल शनि इकट्ठे बैठे कहाँ, लाभ स्थान के अंदर बैठे। कोई इतना अच्छा समय नहीं है मेष राशि वालों का। लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा, गाड़ी बहुत धीमे चलाइएगा, ध्यान से चलाइए, खासतौर से टीनेजर्स जो हैं वो उसको देख करके रहेंगे। दूसरी बात है, 5वें घर को शनि मंगल का योग जब देखता है, कोई नई चीज़ों का उदय होता है, कोई नोवेलिटी होती है, कोई नई चीज़ पैदा होती है। तो मेष राशि वालों के यहाँ मुझे लगता है, मैं बहुत लिटरल में नहीं बोलूँगा तो, कि बच्चा पैदा हो रहा है या कोई नई नौकरी लग रही है, कोई नया व्यापार खुल रहा है आपका, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वृषभ राशि अगर मैं ले लूँ तो ये इसका स्वामी शुक्र रहता है, और शुक्र आज उच्च का बैठा हुआ है मीन राशि के अंदर। और वृषभ राशि में मैं देखूं तो शुक्र जो है लाभ स्थान के अंदर चला गया, चंद्रमा साथ में, शनि साथ में। हालांकि आज अमावस है और ग्रहण भी लगा हुआ है ऊपर वृषभ राशि के लाभ स्थान के ऊपर, तो थोड़े बहुत शुरुआती दौर में नुकसान हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही जून और जुलाई का महीना बीतेगा और थोड़ा ये मंगल जो है शनि के साथ से थोड़ा चटक लेगा, तो उस समय इनके लाभ की स्थितियाँ बन जाएंगी। नौकरी आज की स्थिति में देखूं तो बदलाव की स्थितियां वृषभ राशि में दिखाई दे रही हैं। व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। और हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूं तो वृषभ राशि मेरे हिसाब से आती है आपका कनाडा और यूके का कुछ थोड़ा सा पार्ट आता है। तो कनाडा से हमारे थोड़े वैसे भी संबंध थोड़े से खराब थे, लेकिन अब इस संवत्सर के अंदर हमारे वहाँ पर कोई संबंध सुधरने का मुझे चांस नज़र आ रहा है। अब ये मिथुन राशि को लें तो मिथुन राशि का स्वामी तो बुध हो गया। बुध आज वक्री बैठा हुआ है और गुरु महाराज के साथ बैठा हुआ है, और मिथुन से चला गया ये 11वें घर के अंदर। 11वें घर में कहते हैं सारे ग्रह अच्छे होते हैं, और 10वें स्थान के अंदर एक बहुत बड़ा योग बना गया। कहते हैं कि जुडिशरी से फायदा होता है, जुडिशियल से फायदा होता है। आप कहीं पर भी कोई काम करके आते हैं जहाँ अपने आपको निर्णय आना है, जिसका रिजल्ट आना है, जैसे आप लोग एग्जाम दिया तो उसका रिजल्ट आने वाला है, तो मिथुन राशि वालों का बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला आपका, और उसके अंदर आपको सफलता भी मिलेगी। अब कर्क राशि के अंदर मैं देख लूं तो कर्क राशि 15 अगस्त 1947 में भारतवर्ष की भी राशि है। बहुत जबरदस्त उदय है इस वर्ष में भारतवर्ष का, लेकिन हमें सावधान किससे रहना है? पड़ोसियों से, आसपास के लोगों से। और इस समय चुनाव का समय भी भारतवर्ष में आ रहा है। मैं ये कहूँगा कि हमें भी अपने पड़ोसियों से, उनकी कारस्तानी से या कुछ सैबोटाज ना कर दे हमारे देश के अंदर। इस तरह की स्थितियाँ कर्क राशि में बन रही हैं। कर्क राशि का जो इंडिविजुअल आदमी है उसको सावधान किससे रहना है? अपने लोगों से, अपने आसपास के लोगों से। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, वहाँ पर आपको उसका पूरा रोज नामचार जो भी आपका खर्चा पानी है उसका पूरा हिसाब किताब उससे लेना पड़ेगा। और कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैं उपाय जरूर बताऊंगा। माँ दुर्गा का पूजन करें। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, पहला नवरात्रा, और ये जो चैत्र मास के नवरात्रे हैं इसके अंदर सिद्धि साधना के नवरात्रे होते हैं। कर्क राशि वाले खास तौर से माँ दुर्गा का पूजन करें। अब सिंह राशि के अंदर मैं आऊँ तो शनि आपका मारक हो जाता है, मृत्यु कारक हो जाता है। सरकारी कार्यों से बच करके रहेंगे, सरकार की गाज गिरने से बच के रहेंगे। अपना जो भी आपकी सरकार से अगर आपका ताल्लुक रहता है, इनकम टैक्स भरते हैं, कुछ और भरते हैं, या कोई अगर आपने कोई ऐसी चोरी चकारी की है तो आप सावधान हो जाइए, आपके ऊपर कुछ उल्टा भी सरकार की गाज गिर सकती है। लेकिन सिंह राशि वाले एक चीज़ को देखें कि आपका सूर्य उच्च का होने वाला है आने वाले समय के अंदर, लगभग 3 या 4 महीने रहेगा। और यदि कोई ऐसा कार्य, सरकारी नौकरी या सरकार का कोई काम आपका अटका हुआ हो, वो भी होने की आशा है, बशर्ते कि आप पॉजिटिव रहें और आप एक अच्छे सात्विक तरीके से कार्य करें। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो समय, जो आज का जो संबत आया है, जो मैंने काल बोला है कि कालखंड ऐसा है कि अच्छा आदमी उठेगा और गलत आदमी नीचे जाए। ध्यान रखिएगा। सूर्य का पूजन करिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के अंदर थोड़ा जौ, चावल, कुछ ऐसी चीज़ें डाल करके जल दीजिए। अपने घर में बुजुर्गों का भी आदर सम्मान करना अति आवश्यक है सिंह राशि वालों के लिए। अब मैं कन्या राशि रहूँगा तो कन्या राशि देखिए, मैं आपका 9 नंबर उदय हुआ है, धनु राशि उदय हुई है, और आपका जो कन्या राशि है वो आपका 10वां भाव बनता है, आपका प्रोफेशन का हाउस बनता है। लेकिन उसके सामने से सूर्य महाराज ने ग्रहण लगा दिया है आपके प्रोफेशन के ऊपर। तो तरक्की का मत सोचिएगा इस वर्ष में। जो आपके हाथ में उसको संभाल के रखिए, वो कहीं फिसल नहीं जाए, ज़्यादा के चक्कर में कहीं वो जो आपके हाथ में वो भी ना निकल जाए। तो कन्या राशि वाले थोड़े सावधान रहें, और जुबान फिसल सकती है कन्या राशि वाले, ये ध्यान रखिएगा आप,
क्योंकि वाणी स्थान के ऊपर गुरु बुध का होना, गुरु तो अच्छा है लेकिन बुध वक्री होकर के बैठता है तो आप बोलना कुछ चाहते हैं, शब्दों से निकल कुछ और जाता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सावधान रहिएगा आप। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मेडिटेशन, किसी एकांत जगह पर जा कर के बैठिए जहाँ पर, और मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि जहाँ पर पशु पक्षी या कुछ इस तरह का बाड़ा हो, कुछ हो, वहाँ जा कर के थोड़ी देर आँख बंद करके बैठिए और उनकी आवाज़ें सुनिए, जैसे नमः शिवाय का जप हो रहा हो वहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा आपको साधना में तरक्की मिल सकती है, कन्या राशि वाले स्पेशली। अब तुला राशि को लें। अब तुला राशि में मैं ये कहूँगा कि षष्ठम भाव, छठा भाव, दुश्मन का भाव, उसमें ये सारे ग्रहों का योग है। लेकिन कहाँ? पांचवा भाव शनि मंगल का, छठा भाव दुश्मन का, सातवां भाव आपके पति पत्नी, आपके लाइफ पार्टनर का। तो इसका मतलब शादी का योग बन रहा है आपका। अगर आप विवाहित हैं तो शादी का योग बन रहा है। अगर आप शादीशुदा लोग हैं तो आपके घर में बच्चा पैदा हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हैं तो बच्चों के लिए आपके घर में बहुत अच्छा समय है ये। और ध्यान रखिएगा कि जब शुक्र उच्च का होता है तो व्यक्ति व्यसनों की तरफ को चला जाता है, थोड़े व्यसन की मनोवृत्ति बनती है अंदर, तो अपने आप को कंट्रोल करिएगा। जाइए ही मत वहाँ पर जहाँ पर आपको लगे कि आपके शरीर खराब हो सकता है, आपका मन और आत्मा खराब हो सकती है। अब मैं आता हूँ वृश्चिक राशि की तरफ। अद्भुत राशि है। इस वर्ष में सबसे अगर अच्छा फल मानूं तो मैं वृश्चिक राशि का मानूंगा, क्योंकि इनको पूरी की पूरी तरक्की, आपका जो जितना कर्म आपने जीवन पर्यंत किया है, जितना भी आपने सेक्रीफाइस किया है, ये देने का समय इस संवत्सर में आपको आ रहा है। ये परिवर्तन का समय है। आप सोच नहीं सकते कि आपको जीवन में क्या मिलेगा, लेकिन रास्ता सीधा रखिएगा, उल्टा रास्ता मत रखिएगा। तो वृश्चिक राशि वाले, शनि मंगल का योग भी बना हुआ आपका, लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा। हाथ जोड़ के वहाँ से निकल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा किसी चक्कर में फंस गए तो कोई कोर्ट केस के चक्कर में भी आप फंस सकते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें चलती हैं इनकी। अब धनु राशि की तरफ आता हूँ। सजिटेरियस, इसका स्वामी गुरु है, बुध के साथ बैठा है, लेकिन बाधक है बुध। वाणी स्थान पर कंट्रोल करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। जरा अपने आप को मौन धारण कर लीजिए 1 वर्ष पूरा। कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बोलता है तो उस पर रिएक्शन मत करिएगा अपना। धनु राशि वाले वैसे भी अग्नि तत्व की राशि है, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आ जाता है। पूंछ पर को पैर रख देगा तो मुंह से एकदम गाली गलौज निकल जाती है। तो जरा कंट्रोल रखिएगा अपने पास। और इस वर्ष में अचानक से कुछ धन की आमदनी होगी, अचानक से कुछ आपके पॉजिटिव कार्य बनने वाले हैं। बच्चों की तरफ से अच्छा समाचार, खुशी समाचार, नए कार्यों की तरफ आप अग्रसर होंगे, ये आपको मिलने वाला है धनु राशि वालों को। अब मैं मकर राशि की तरफ आऊँ तो ब्रह्मवीर ने, ये जो विक्रमी संवत के अंदर जो इनके ज्योतिषाचार्य थे विक्रमादित्य जी के थे, वो ब्रह्मवीर थे। ब्रह्मवीर जी ने हमारी राशि भारतवर्ष की मकर दी हुई है, जो हम भारतवर्ष से बोलते हैं ना, भारतवर्ष, इसकी मकर राशि दी हुई है। और बड़ा अद्भुत संयोग देखिए कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसका समसक तक 180 डिग्री दूर कर्क राशि पर आया हमारा संबंध। तो मकर राशि वालों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन कुछ चीज़ें उनको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात, मकर राशि वाले ध्यान रखें, 7.5 के फेज से गुजर रहे हैं, केवल 1 वर्ष बाकी है उनका, और ये शनि मंगल का योग भी बना हुआ है। तो आपको क्या चाहिए? एक संतत्व की तरफ को मूव कर जाइए। आप व्यसन छोड़ दीजिए, दारू पीते हैं छोड़ दीजिए, सिगरेट पीते हैं छोड़ दीजिए। ये छोड़ना अति आवश्यक है, अन्यथा आपके पेट में और उसके जो स्प्लीन और पैनक्रियाज का जो एरिया होता है आपका, ये वाला एरिया, इसमें आप अफेक्ट हो जाएंगे। मकर राशि वाले खास तौर से ध्यान रखें इस बात का। अन्य बाकी बिजनेस, व्यापार, नौकरी, पेशा, आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, केवल सेहत का ध्यान रखें आप। कुंभ राशि आ गई, जल तत्व राशि है, पानी है इसके अंदर। कुंभ होता है ना, 2 घड़े देखते हैं आप, तो वो 2 घड़े शुभत्व का प्रतीक होते हैं, सबसे कुछ शुभ राशि। लेकिन इस वर्ष में ये जो शनि मंगल का योग प्लस 3 ग्रहों में सारे ग्रह जो निकले हुए हैं आपके 11, 12 और 1 नंबर, यानी कि कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के अंदर जो बने हुए हैं, तो सारा प्रेशर कुंभ राशि वाले आपके ऊपर है। तो अब आपको क्या करना है? आ भी रहा है, लेना है, उसको छोड़ना नहीं। प्रभु की कृपा जब होती है तो उसको ले लीजिए, और जिस समय प्रभु की कृपा नहीं होती है तो शांत बैठ जाइए। ये कुंभ राशि वालों का फल है इस बार का, लेकिन आपके पास आ रहा है, और उतना ही लीजिए जितना आपकी आवश्यकता है, ज़्यादा मत लीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस, ज़्यादा नहीं। और मीन राशि वालों के लिए मैं अच्छी तरह से एक वार्निंग देता हूँ, अच्छे और बुरे समय का मिश्रण है,
क्योंकि इस समय सारा सेंट्रल पॉइंट आपका मकर, कुंभ और मीन राशि के ऊपर चला गया। और मीन राशि, क्योंकि ग्रहण आज उसी राशि पे चल रहा है, सप्तक कन्या राशि, मैं पहले वार्निंग दे चुका हूँ कन्या राशि वालों को, और मीन राशि वालों को भी ये बोलता हूँ कि जो आपका द्विस्वभाव, दो तरफ जो आपका मन जाता है ना, उसको एक जगह फोकस कर दीजिए। मैं कहूँगा कि अपने ऊपर फोकस करिए। आपको क्या चाहिए, ईश्वर से मांग लीजिए। और यदि अपने माता पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? वो परमपिता परमेश्वर है। इस साल आपके सिद्धि साधनाओं का योग है, आपको अच्छी सिद्धि साधनाएं हो सकती है, प्रभु कृपा हो सकती है आपके ऊपर, और अच्छे योग भी हैं और बुरे भी हैं। बुरे ये हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, कन्या राशि जो यहाँ पड़ता है, उसके साथ जरा थोड़ा सा अच्छा संबंध बना के रखिए और सेक्रीफाइस करिए। कंप्रोमाइज मत करिए, सेक्रीफाइस करिए उस पार्टनर के साथ। जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, इसमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होता है, ये भी एक बार आप समझा दें बहुत कम शब्दों में। जी अब देखिए, मुहूर्त हम लोग लेते हैं, 3 तरह के मुहूर्त होते हैं। इस तो लगन होता है, बकायदा मुहूर्त तो वही होते हैं, बाकी तो जो ग्रह है वो तो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर नवरात्र आरंभ हो रहा है तो हो रहा है, तो उसमें अब किसी मंदिर में जाकर के, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम के लिए कैलकुलेट नहीं किया है, लेकिन फिक्स्ड लगन होते हैं। 3 तरह के लगन होते हैं, एक चर होता है और एक फिक्स होता है और एक द्वै स्वभाव लगन होता है। तो इसमें फिक्स्ड लगन मानते हैं। मेरे ख्याल से इस समय जो आएगा सुबह, तो शायद 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का पहला मुहूर्त होना चाहिए घट स्थापन का, क्योंकि सूर्य जो है वो उच्च राशि में जाएगा, तो सुबह का लगन ही फिर मेष चला जाएगा। तो वृषभ होना चाहिए, वृश्चिक होना चाहिए, कुंभ होना चाहिए। इन लगनों में यदि आप पूजन आरंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी प्राप्ति हो सकती है। अशोक वासुदेव जी, बहुत ज्ञान की बातें हम आपसे समझते हैं, बहुत दफ़ा आप हमारे चैनल पे अपना कीमती समय देते हैं, और आज एक बार फिर से शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। विक्रम संवत कैलेंडर हिंदू नववर्ष के उत्सव में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस शुभ अवसर, शक्ति और प्रकृति की पूजा आराधना इसे और समृद्ध बनाती है। विक्रम संवत कैलेंडर का पालन करके व्यक्ति और समुदाय अपनी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करते हैं और हिंदू नववर्ष उत्सव के दौरान नई शुरुआत की भावना को अपनाते हैं। आप सभी को हिंदू नववर्ष नव संवत्सर 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।